महफ़िल उर्दू यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर हम आपका इस्तकबाल करते हैं और आपको खुशामदीद कहते हैं। अज़ीज़ तलबा, आज हम आपकी नई किताब शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है अपनी ज़बान। NCERT क्लास 7 में कई सारी उर्दू की बुक्स हैं, लेकिन आज आपकी एक नई किताब शुरू हो रही है जिसका नाम है अपनी ज़बान। तो इस किताब का आज हम पहला लेसन पढ़ेंगे, समझेंगे। कुछ स्कूलों में ख़याल के नाम से किताब आ गई है और कुछ स्कूलों में आपकी अपनी ज़बान के नाम से जो किताब है वही चल रही है। तो आज हम इस किताब का फ़र्स्ट लेसन पढ़ेंगे, पहला सबक, जिसका नाम है मेरा वतन। ठीक है, तो ये आपके सामने आपका पहला लेसन है जिसका नाम है मेरा वतन। और ये बेसिकली किस में है बच्चों? ये नज़्म है। और नज़्म के बारे में हम आपको बता चुके हैं कि जो आपकी नज़्म होती है वो नस्र से अलग होती है। नज़्म को पढ़ने का अलग तरीक़ा है, उसको पहचानने का तरीक़ा है और उसको समझने का अलग तरीक़ा है। ठीक है जी, चलिए पहले हम इसको पढ़ेंगे नज़्म को और फिर इसके बारे में जो कुछ होमवर्क वग़ैरह है उसको हम आपको बताएंगे। जी, आप मेरे साथ साथ पढ़िए, क्योंकि आप जब मेरे साथ पढ़ेंगे तो आपका जो तलफ़्फ़ुज़ होगा वो सही हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको नहीं पता कि कौन सा हर्फ़ या कौन सा शब्द कैसे पढ़ा जाएगा, कौन सा लफ्ज़ कैसे उसका तलफ़्फ़ुज़ होता है। तो जब आप साथ पढ़ेंगे तो पढ़ना भी सीख जाएंगे और आपका तलफ़्फ़ुज़ भी सही हो जाएगा। तो सबक है आपका मेरा वतन। जी, ये मेरा वतन है, ये मेरा वतन। पहले हम इसको आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे और फिर हम इसको दोबारा एक बार फिर पढ़ेंगे। वो चिड़िया, वो तोता, वो मैना, वो मोर, वो कोयल, वो बुलबुल, वो कुमरी चकोर, वो झीलों की लहरें, वो दरिया का ज़ोर, वो झरनों का गिरना, वो पानी का शोर। देखिए यहाँ पे जो मोर लिखा हुआ है, आप इसको मोर भी पढ़ सकते हैं। क्या पढ़ सकते हैं आप इसको? मोर, ये वाला मोर। उर्दू में एक ही तरह से लिखे जाते हैं, लेकिन उनको पढ़ने का जो उनका तलफ़्फ़ुज़ है वो अलग अलग होता है। देखिए इस वाले शब्द को, मोर को आप मोर भी पढ़ सकते हैं, मोर भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये आपको अपने दिमाग से अंदाज़ा लगाना है कि आप इस पे बड़े ओ की मात्रा पढ़ेंगे या ओ की मात्रा पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसीलिए मैं कहता हूँ बच्चों मेरे साथ साथ आप पढ़ेंगे तो आपका तलफ़्फ़ुज़ सही हो जाएगा। चलिए जी, वो सरसब्ज़ इसके पहाड़ और बन, ये मेरा वतन है, ये मेरा वतन। अब इसमें कुछ अल्फाज व मानी भी हैं जिनके मानी आपको नहीं पता है। जब हम दोबारा पढ़ेंगे सबक को तो तब उसके बारे में बात करेंगे। जी, अगले पेज पे आ जाइए। बहुत छोटा सा आपका सबक है, जल्दी ही इसको मुकम्मल कर लेंगे। जी, वो गल्ले, वो मेवे, वो तरकारियाँ, वो खुशरंग फूलों की गुलकारियाँ, वो सरसब्ज़ बागों की फुलवारियाँ, वो सैराब और खुशनुमा क्यारियाँ, ज़मीनें वो ज़रख़ेज़ दिलकश चमन, ये मेरा वतन है, ये मेरा वतन। कुछ लाइनें और बाकी हैं। जी, पहाड़ों का मंज़र, बनों का समा है, उनमें हज़ारों ही चश्मे रवां, कहाँ तक बयां इसकी हों खूबियाँ, है फिरदौस का इस चमन पर गुमा, ये बाग़े इरम है, ये बाग़े आदन, ये मेरा वतन है, ये मेरा वतन। ठीक है, ये नज़्म लिखी है शफ़ीउद्दीन नैयर ने। किसने लिखी है बच्चों? शफ़ीउद्दीन नैयर ने। तो आइए अब हम ऊपर चलते हैं और फिर इसके अल्फाज व मानी यहाँ से देखते हैं। एक बार आप इस सबक को गौर से सुनेंगे तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है जी, जिन जिनके मानी अलग हैं मैं उनको अंडरलाइन करता चलूँगा, आप उनको पहचान लीजिए। ठीक है, ये देखिए बच्चों, यह वतन है। वतन का मतलब होता है देश। क्या होता है? देश। जिस तरह हमारा वतन क्या है? हमारा देश भारत है। ठीक है, तोता आप जानते ही। मैना किसको बोलते हैं? मैना जो तोते की फ़ीमेल होती है ना, हर जगह एक मुज़क्कर मुअन्नस होता है। जिस तरह इंसानों में औरत मर्द होती है, वैसे ही तोतों में भी क्या होता है? हाँ, जो तोते की वाइफ होती है उसको मैना कहते हैं। ठीक है, और कई लोग जो गुरसल टाइप का एक परिंदा होता है उसको भी मैना बोला जाता है। जी, मोर को आप जानते ही हैं। कोयल को भी आप जानते हैं। वो जो कूक उसकी आवाज़ होती है बहुत सुरीली सी, कौवे जैसी होती है दिखने में, लेकिन आवाज़ उसकी सुरीली होती है।
अच्छा, बुलबुल किसको कहते हैं? बुलबुल एक छोटा सा परिंदा होता है जो बेसिकली चमन में और फूलों के बाग में रहता है। बहुत खूबसूरत सी एक चिड़िया होती है वो। कुमरी, चकोर। कुमरी देखिए, कुमरी भी क्या एक परिंदे का नाम है जो फाख्ता की तरह दिखने वाला होता है। ठीक है, फाख्ता किसको बोलते हैं? आपकी लैंग्वेज में गुग्गी होती है ना, उसको बोलते हैं। चकोर एक परिंदे का नाम है। ये क्या होता है? ये तीतर की तरह दिखने वाला होता है। झील का आपको पता है। लहरें, लहरें कहते हैं किसको? जब पानी में उतार चढ़ाव आता है ना, उनको लहरें बोलते हैं। ज़ोर का भी आपको पता है। वो झरनों का गिरना, झरने भी आप जानते हैं, जब ऊपर पहाड़ों से पानी कहीं गिरता है ना, उसको झरना बोलते हैं। पानी का शोर, जी हो गया। वो सरसब्ज इसके पहाड़ और बंदे की सब सरसब्ज कहते हैं हरा भरा। पहाड़ को आप जानते हैं, हिल्स को बोलते हैं, और वन कहते हैं बच्चों जंगल को। ठीक है, ये लाइन भी हो गई है। चलिए आगे आ जाइए। वैसे इसके अल्फाज व मानी में भी सब कुछ दिया हुआ है। जी, गल्ले किसको बोलते हैं? अनाज को बोलते हैं, जो हम खाते हैं ना, अनाज। और मेवे आप जानते हैं, जो सूखे, जिस तरह बादाम, अखरोट वगैरह, इन सब को मेवे बोलते हैं। तरकारियाँ, देखिए तरकारी कहते हैं सब्ज़ी को। खुश रंग, खुश रंग कहते हैं अच्छा लगने वाला रंग। फूलों की गुलकारियाँ, गुलकारियाँ किसको कहते हैं बच्चों? जी बताइए, गुलकारियाँ किसको कहते हैं? जब जो फूलों का बाग होता है ना, और वहाँ पे फूल लगाने की जो प्रक्रिया होती है, उसको गुलकारियाँ कहते हैं। गुल कहते हैं फूल को। वो सरसब्ज आपने पढ़ी लिया है, सरसब्ज कहते हैं हरे भरे को। बागों की फुलवारियाँ, फुलवारियाँ किसको बोलते हैं? जहाँ बहुत सारे फूल लगे हुए होते हैं। सैराब कहते हैं छकने को, और खुशनुमा कहते हैं अच्छा लगने वाले को। क्यारियाँ कहते हैं छोटे छोटे खेत को। ठीक है, छोटे छोटे से जो खेतों में हम बना देते हैं ना क्यारियाँ, उनको बोलते हैं। ज़मीनें वो ज़रखेज़ दिलकश चमन। ज़मीन आपको पता है लैंड को बोलते हैं, और ज़रखेज़ कहते हैं जिस मिट्टी से बहुत ज़्यादा पैदावार होती हो। दिलकश कहते हैं अच्छा लगने वाला, और चमन कहते हैं फूलों के बाग को। ये लाइन नीचे वाली आपने पढ़ ली है। जी नीचे आ जाइए, नेक्स्ट पेज पे आप आएंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा पहाड़ों का मंज़र, बनों का समा। पहाड़ आप जानते हैं, मंज़र कहते हैं सीन को। ठीक है, दृश्य को। समा कहते हैं वक्त को। समा बेसिकली यहाँ पे किस माना में इस्तेमाल हुआ है? समा कहते हैं एक तरह का समा बन जाना, मतलब अलग ही नज़ारे होना, अलग ही वक्त बन जाना। चश्मे कहते हैं जहाँ से पानी निकलता हो। रवां कहते हैं जारी होने को। खूबियाँ कहते हैं उसकी जो अच्छाइयाँ हैं, या जो उसकी क्या बोलते हैं क्वालिटीज़ हैं उनको। फिरदौस का इस चमन पर गुमा। फिरदौस कहते हैं, फिरदौस बेसिकली नाम है जन्नत का। ठीक है, स्वर्ग का। स्वर्ग में एक बहुत आला किस्म का और अंदर जगह है, उसका नाम फिरदौस है। चमन कहते हैं फूलों के बाग को, और गुमा कहते हैं यकीन को, कि ऐसा लगने लगा जैसा ये जन्नत हो। बाग़ इरम किसका नाम है? जन्नत के एक बाग का नाम है। बाग़ आदन भी एक जन्नत के बाग का नाम है। तो बच्चों ये किसकी यहाँ पे तारीफ़ हो रही थी? ये हमारे देश की तारीफ़ हो रही थी। ठीक है, ये हमारे वतन के बारे में ये नज़्म लिखी है किसने? शफ़ीउद्दीन नैयर ने। अब जल्दी से हम इसका जो होमवर्क है आपका वो कर लेते हैं, और इसके अल्फाज़ व मानी सबसे पहले हम पढ़ेंगे। आप क्या करेंगे? अल्फाज़ व मानी को अपनी कॉपी में नोट करेंगे। ठीक है, और इनको याद ज़रूर करने हैं, क्योंकि जब तक ये आप याद नहीं करेंगे तब तक आपका सबक अच्छे से आप नहीं पढ़ पाएंगे। माना याद कीजिए। जी, कुमरी किसको बोलते हैं? मैं आपको बता चुका हूँ। कुमरी कहते हैं फाख्ता की किस्म का एक परिंदा। ठीक है, उसकी आवाज़ निहायत गूंजदार होती है। और चकोर हमने आपको बता दिया, तीतर की किस्म का एक परिंदा, उसे चांद का आशिक भी कहते हैं। बन कहते हैं दोस्तों जंगल को, और सरसब्ज कहते हैं हरा भरा, तरोताज़ा। गल्ले कहते हैं अनाज को। मेवे कहते हैं खुश्क फल जैसे बादाम, अखरोट और किशमिश वगैरह। तरकारियाँ कहते हैं सब्जियों को, और गुलकारियाँ कहते हैं नक्काशी करना। ठीक है, गुलकारियाँ कई मानों में इस्तेमाल होता है, तो यहाँ किस माना में इस्तेमाल हुआ है? नक्काशी करना, गुल बोटे बनाना, फूल तराशना वगैरह। ठीक है, सैराब करना किसको बोलते हैं? पानी से भरा हुआ तरोताज़ा। ज़रखेज़ जिस ज़मीन में पैदावार ज़्यादा होती है उसे उपजाऊ ज़मीन कहते हैं, और ज़रखेज़ ज़मीन कहते हैं। चश्मा कहते हैं किसको? ज़मीन से उबलता हुआ पानी या सोत को क्या कहते हैं? चश्मा कहते हैं। एक वो वाला चश्मा नहीं है जिसको हम आँखों पे लगाते हैं। ठीक है, एक चश्मा ऐसा भी होता है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ये गांधी जी का चश्मा देख रहे हैं आप, तो ये वाला चश्मा नहीं है, बल्कि ये वाला चश्मा है वो, जहाँ से पानी उबलता है। रवां कहते हैं बहता हुआ, और फिरदौस कहते हैं जन्नत बहिश्त। गुमा शक शुबा वहम। ठीक है,
और यकीन के माने में भी कई बार गुमान आता है, ठीक है। दिलकश कहते हैं किसको, दिल पसंद, दिल को लुभाने वाला। बाग इरम किसको कहते हैं, जन्नत का एक बाग। और बाग आदन, आदन भी पढ़ सकते हैं और अदन भी पढ़ते हैं, वो डिपेंड करता है कि आपका मिसरा किस लय में चल रहा है, ठीक है। जन्नत का वो बाग जिसमें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को रखा गया था, उसको बाग आदन या बाग आदन कहते हैं। चलिए जल्दी से आगे आ जाइए, सोचिए और बताइए। शायर ने नज़्म में किन किन परिंदों का जिक्र किया है। बहुत सारे परिंदे हैं, जिस तरह तीतर हो गया, चकोर हो गया, कुमरी हो गया, वो सारे के सारे आप बताएंगे। दिलकश चमन किसको कहा गया है, जी हमारे वतन को कहा गया है। फिरदौस का इस चमन पर गुमा, इस मिसरे से क्या मुराद है। इस मिसरे से मुराद ये है कि हमारे देश के अंदर इतने खूबसूरत नज़ारे हैं कि उनको देखकर ऐसा लगता है जैसे ये जन्नत हो। जैसे हम कश्मीर में जाएंगे या पहाड़ी इलाकों में जाएंगे तो वहाँ बहुत खूबसूरत नज़ारे होते हैं, ठीक है बच्चों। जी, इस नज़्म में हमारे वतन की क्या क्या खूबियाँ बयान की गई हैं, बहुत सारी हैं। आपने नज़्म पढ़ी है तो आपको पता चल गया होगा। इस नज़्म के शायर का नाम क्या है, शफ़ीउद्दीन नैयर। शायर इस नज़्म में क्या पैगाम देना चाहता है, अपने अल्फाज में आप बताइए। शायर इस नज़्म के अंदर ये पैगाम देना चाहता है कि हमारा जो मुल्क है वो दुनिया में तकरीबन सबसे खूबसूरत जगह है रहने के लिए, ठीक है, अगर लोग रहने दें तो, ठीक। चलिए नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। ये क्या करना है आपको, अपने सेंटेंस में इसका यूज़ करना है, जैसे दरिया, पहाड़, वतन, मंज़र, चमन, समा। तो इन अल्फाज को, इन शब्दों को आपको अपने वाक्यों में प्रयोग करना है, ठीक है। कैसे करेंगे, जैसे पहाड़ पर बहुत सारे दरख्त हैं, ठीक है, ये जुमलों में इस्तेमाल हो गया, दरख्त हैं। तो ऐसे कर लेंगे आप सभी को। वतन, हमारा वतन बहुत खूबसूरत है। मंज़र, हमारे देश में बहुत सारे खूबसूरत मनाजिर हैं। चमन, ठीक है, हमारे गांव में एक बहुत बड़ा चमन है। समा, तो इस तरह से इन सभी को आप क्या करेंगे, अपने अपने सेंटेंस में यानी कि जुमलों में इस्तेमाल करेंगे। इमला दुरुस्त कीजिए। इमला दुरुस्त कैसे करेंगे आप, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तरकारियाँ। तरकारियाँ ऐसे नहीं बनता, छोटे काफ से बनता है। कैसे बनेगा बच्चों, तरकारियाँ, ठीक है। इसमें बड़े काफ की जगह आप छोटा काफ लगा देंगे यहाँ, ऐसे करके, ठीक है। बागों, तो क्या बनेगा, बागों ऐसे बन जाएगा। ये क्या है, मंज़र, कैसे बन जाएगा, ऐसे बनेगा मंज़र। वतन तो ऐसे बनता है, ये हो गया ना। सरसब्ज़ कैसे बन जाएगा, सरसब्ज़ ऐसे बनेगा, ठीक है जी। मिसरे को मुकम्मल कीजिए। यहाँ पे एक जो मिसरा है ना, वो शेर का मिसरा दिया है और आपको मुकम्मल करना है। बहुत आसान है, आप ऊपर सबक में देख के इसको कर सकते हैं, ठीक है, पूरे को। यहाँ पे जैसे ये वाला है, ये मेरा वतन है, ये मेरा वतन है, ये मेरा वतन, ठीक है। वो सरसब्ज़ ऊपर आप नज़्म में देखेंगे तो आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी। वाहिद से जमा और जमा से वाहिद बनाइए। आपको करना ये है कि जो बहुवचन लिखे हुए हैं, जो प्लूरल लिखे हुए हैं, उनको सिंगुलर में कन्वर्ट करना है, जो सिंगुलर है उनको बहुवचन में, यानी कि उनको प्लूरल में करना है। तो चिड़िया क्या है, चिड़िया सिंगुलर है या वाहिद है या जमा है। इस तरह बुलबुल, झील, दरिया, झरनों, पहाड़, मेवे, ठीक है। मेवे का क्या हो जाएगा, मेवा। मेवा मैं करके दिखा रहा हूँ आपको। पहाड़ का पहाड़ों, ठीक है, पहाड़ों। झरनों का झरने, दरिया का दरियाओं, ठीक है, दरियाओं। झील का झीलों, झीलों। बुलबुल का बुलबुलें। आप उसमें पढ़ते हैं ना रोज़ाना परेड में, क्या पढ़ते हैं, सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी। ये वही वाला बुलबुल है बच्चों। चिड़िया, चिड़ियाओं, ठीक है, या चिड़ियाएँ, इसका बहुवचन हो जाएगा। ये चिड़ियों भी कई बार क्या होता है, चिड़ियों कहते हैं ना, चिड़ियों ने खेत चुग लिया। तो इस तरह से आप इसका बनाइए, वाहिद से जमा और जमा से वाहिद जी। तरकारियाँ का क्या हो जाएगा, तरकारी। बाग का बागों, फुलवारी का फुलवारियों, क्यारी का क्यारियाँ, मंज़र का मनाजिर, चश्मे का चश्मे, खूबियाँ का खूबी, ठीक है। तो ऐसे इनका एक वचन का बहुवचन और बहुवचन का एक वचन। मिसरों को सही तरतीब से लिखकर शेर को मुकम्मल कीजिए। अपनी कॉपी में नोट करना है आपको। कैसे करेंगे, इन्होंने क्या किया हुआ है कि जैसे इसका इसमें मिला दिया, इसका इसमें मिला दिया, इसका इसमें, ऐसे, ठीक है। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको एग्जांपल दे के बता रहा हूँ, ठीक।
एक्चुअली इन्होंने ऐसे नहीं मिलाया है जैसे मैंने आपको बताया है, बस मैंने आपको एक आइडिया दे दिया कि आपको ऐसे मिलाना है, ठीक है जी। जैसे हैं वो गल्ले, वो मेवे, वो तरकारियाँ, ठीक है, वो खुश रंग फूलों की गुलकारियाँ, तो ऐसे मिल जाएगा। ये आराम से आप कर लेंगे। आइए अमली काम देख लीजिए आपका क्या है। इस नज़्म को ज़बानी याद कीजिए, ठीक है। इस नज़्म को आपको क्या करना है, ज़बानी याद करना है। बहुत आसान नज़्म है, बहुत आराम से आप कर लेंगे। गौर करने की बात, अब कुछ बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई गौर कैसे किया जाए। गौर करना होता है बच्चों, सोचना। तो इस नज़्म में मेरा वतन के उन्वान से वतन की अहमियत बयान की गई है, ठीक है। किसके लिए ये नज़्म लिखी गई है, वतन के लिए, क्योंकि हम अपने देश से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो उसी के लिए ये नज़्म लिखी गई है। हमारे इस नज़्म में हमारे मुल्क की खूबियाँ मुख्तसर तौर पर बयान की गई हैं। हमारे वतन की मोहब्बत और वतन दोस्ती के जज्बे को नज़्म में उभारा गया है, ठीक है जी। अब नीचे आ जाइए, आप अगले पेज पे आ जाइए। तो ये था आज का आपका सबक जो मुकम्मल हो गया। अब आपको एक काम करना है, होमवर्क मेरी तरफ से आपको क्या है, कल मैं चेक करूँगा इसको आपकी क्लास में भी। तो क्या करना है आपको, इस नज़्म को बच्चों नकल करनी है, कॉपी करनी है। अब कॉपी आप कैसे करेंगे, मैं आपको थोड़ा सा करके दिखा देता हूँ, है ना। आपको मैं इस थोड़ी सी इसकी कॉपी करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। जैसे आप अपनी कॉपी में करेंगे ना, ये माना आपकी कॉपी है, तो आप यहाँ से करना शुरू करेंगे। जैसे ये लिखा हुआ है ना, ऐसे ही जी। ये मेरा वतन है, ये मेरा वतन, ठीक है। एक लाइन ऐसे ही बनी हुई है ना, देखो। हाँ, अब अगली लाइन इसके नीचे वाली लाइन में करनी है। वो चिड़िया, वो तोता, वो मैना, वो मोर, जी यहाँ से आइए आप, ठीक है। यहाँ से वो चिड़िया, वो तोता, वो मैना, वो मोर, ठीक है। अगली लाइन देखिए कहाँ लिखी हुई है, इसके सामने लिखी हुई है, ठीक है। वो कोयल, वो बुलबुल, वो कुमरी चकोर। अब यहाँ लिखिए आप थोड़ी जगह छोड़ के, वो कोयल, वो बुलबुल, वो कुमरी चकोर, ठीक है। ये मीम है, मीम, कुमरी चकोर। तो जैसे इन्होंने यहाँ किया हुआ है, आप वैसे ही क्या करते रहेंगे, इसको नकल को पूरी करेंगे। इतनी जगह बीच में छोड़ देंगे, यहाँ पे अगली लाइन लिखेंगे और यहाँ पे अगली लाइन, और यहाँ इसको बीच में छोड़ देंगे ये वाली जगह। तो नीचे तक आप पूरी ये कॉपी कर लेंगे, पूरा पेज भर लेंगे। लाइन आपको नहीं छोड़नी है, कोई भी यहाँ पे कोई भी लाइन नहीं छोड़नी है, सारी लाइनों में लिखना है। और ये नकल आप मुझे कल क्लास में दिखाएंगे, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद करते हैं ये सबक आपने पढ़ लिया होगा। और अब आपकी यही किताब चलेगी, इसमें ग़ालिबन 15 आपके लेसन दिए गए हैं। तो सारे लेसन को हम जल्दी से कवर कर लेंगे। और आज के लिए यही आपका सबक था।